कैफीन और मेसोपोटामियाई व्यापार मार्गों पर एक पेपर लिखने से बचने की हताशा से प्रेरित आनंद एक प्रतिबंधित अकादमिक वेबसाइट पर ठोकर मारता है। यह वेबसाइट एक डार्क वेब पुरातात्विक मंच का हिस्सा है जो सरकारी सेंसरशिप से बचने के लिए एनक्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करता है। एक गुमनाम उपयोगकर्ता उसे डूबे हुए संरचनाओं पर डॉ शर्मा के बदनाम शोध पर एक स्कैन किए गए दस्तावेज की ओर ले जाता है। दस्तावेज में सोनार छवियां शामिल हैं जो एक विशाल डूबे हुए शहर का संकेत देती हैं। द्वारका कृष्ण का शहर पौराणिक बकवास जैसा लगता है, लेकिन वह सोनार डेटा। उसके पिता एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद द्वारका की खोज करते हुए रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे, जिसे आनंद के मन में इस विषय के प्रति आकर्षण और संदेह दोनों पैदा हो गए। वह शर्मा के पेपर के फुटनोट में छिपे निर्देशांकों की एक श्रृंखला देखता है। आनंद डॉक्टर शर्मा को ट्रैक करता है जो अब एक जर्जर झोपड़ी में एकांतवासी के रूप में रह रहे हैं। शर्मा शुरू में शत्रुतापूर्ण है, लेकिन निर्देशांक का आनंद का ज्ञान उसे आनंद की ईमानदारी के बारे में आश्वस्त करता है। डॉ शर्मा, वे निर्देशांक वे यादृच्छिक नहीं है, वे डूबे हुए स्थल के भीतर किसी विशिष्ट चीज की ओर इशारा करते हैं। आनंद ने अपने पिता के शोध पत्रों से निर्देशांकों के बारे में सीखा था, जिसे पता चलता है कि उनके पिता और शर्मा किसी समय सहयोगी थे। गर्भगृह शहर का दिल, यहीं पर उन्होंने सबसे शक्तिशाली रहस्यों को छिपाया था। लेकिन सावधान रहो लड़के, कुछ सच्चाइयां दफन रहने के लिए ही बनी हैं। शर्मा ने द्वारका के उन्नत ऊर्जा स्रोत के बारे में रहस्योद्घाटन किया, जिसका उपयोग शहर को शक्ति देने और उसकी रक्षा करने के लिए किया जाता था। उन्होंने दावा किया कि यह ऊर्जा भूतापीय वेंट से प्राप्त एक अनूठे क्रिस्टल के माध्यम से प्रसारित होती है, जो इसे एक शक्तिशाली और अस्थिर शक्ति बनाती है। आनंद और डॉक्टर शर्मा ईशा की सहायता से एक गुप्त गोताखोरी पर निकलते हैं। ईशा के पास द्वारका के पुजारियों के वंशज होने का दावा करने वाले एक प्राचीन तांत्रिक पंथ से प्राप्त ज्ञान और कौशल है। पानी के नीचे के खंडहर भयानक रूप से सुंदर हैं, जो उनके रोशनी की मंद चमक में नहाए हुए हैं। विशाल पत्थर की संरचनाएं और त्रिकोणीय पत्थर के लंगर समुद्र तल पर बिखरे हुए हैं। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंचते हैं, उनका उपकरण खराब हो जाता है और एक बड़ी शार्क उनके चारों ओर घूमती है, जिससे एक तनावपूर्ण और संकुचित वातावरण बनता है। आज रात पानी बेचैन है, नाग अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं। ईशा ने समझाया कि नाग सर्प देवता द्वारका के संरक्षक थे और किसी भी घुसपैठियों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे थे। तेज, हमें कक्ष तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। गर्भगृह के अंदर वे एक छिपे हुए कक्ष की खोज करते हैं, जिसमें एक प्राचीन कलाकृति है, अजीब स्पंदित प्रतीकों वाला एक क्रिस्टल। डॉ शर्मा क्रिस्टल की जांच करते हैं। उनकी आंखें जुनून से चमकती हैं। यह क्रिस्टल ये एक ऐसी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है जिसका मैंने कभी सामना नहीं किया। ये द्वारका की उन्नत तकनीक की कुंजी है। शर्मा ने दावा किया कि क्रिस्टल में असीमित ऊर्जा का दोहन करने की क्षमता है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए एक खतरनाक जोखिम भी है। अचानक ईशा क्रिस्टल पर एक छिपे हुए प्रतीक का खुलासा करती है, जो उसकी अपनी कलाई पर एक निशान से मेल खाता है। वह दावा करती है कि यह रक्त रेखा का निशान है, जो उसे द्वारका के पुजारियों से जोड़ता है। यह क्रिस्टल शोषण के लिए नहीं है, यह अपार शक्ति का स्रोत है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। ईशा ने खुलासा किया कि उसका पंथ सदियों से क्रिस्टल की रक्षा कर रहा है और इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें एहसास होता है कि क्रिस्टल में दिलचस्पी रखने वाले वे अकेले नहीं हैं। राव, शक्तिशाली हस्तियों से संबंध रखने वाला एक धनी उद्योगपति, उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है। वह क्रिस्टल की ऊर्जा को हथियार बनाना चाहता है। राव का मानना है कि क्रिस्टल एक नई पीढ़ी के हथियारों की कुंजी है और वह दुनिया पर हावी होने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ है। आनंद, डॉक्टर शर्मा और ईशा खुद को राव के गुंडों द्वारा पीछा करते हुए पाते हैं। वे प्राचीन ग्रंथों से सुरागों को डिकोड करते हैं, जो उन्हें भारत के भूले हुए मंदिरों से गुजरते हुए ले जाते हैं। हमेशा अपने पीछा करने वालों से एक कदम आगे रहते हैं। एक विश्वासघात तब होता है जब डॉ शर्मा अपनी खोज को साबित करने के लिए बेताब गुप्त रूप से राव से संपर्क करते हैं और पहचान के बदले में क्रिस्टल सौंपने की पेशकश करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आपको वह पहचान मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और बहुत कुछ। बस मुझे क्रिस्टल दे दो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि इतिहास आपको द्वारका के खोजकर्ता के रूप में याद रखे। राव ने शर्मा को यह भी वादा किया कि वह उसे एक अत्याधुनिक शोध सुविधा प्रदान करेगा, जहां वह बिना किसी हस्तक्षेप के क्रिस्टल का अध्ययन कर सके। उन्हें रुक्मिणी को समर्पित एक प्राचीन जर्जर मंदिर की ओर ले जाता है, जो कृष्ण की पत्नी है। मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि रुक्मिणी को द्वारका के शक्ति स्रोत का संरक्षक माना जाता था। एक छिपा हुआ नक्शा पृथ्वी के नीचे गहराई में द्वारका के शक्ति स्रोत एक भूतापीय वेंट के स्थान को दर्शाता है। राव और उसके आदमियों के साथ एक टकराव होता है। शर्मा अपराध बोध से ग्रस्त होकर राव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन घातक रूप से घायल हो जाते हैं। द्वारका ये कभी भी हथियार बनने के लिए नहीं था, इसकी रक्षा करो। आनंद, सच्चाई की रक्षा करो। शर्मा ने आनंद को चेतावनी दी कि क्रिस्टल का उपयोग केवल अच्छे के लिए किया जाना चाहिए और इसकी शक्ति को कभी भी युद्ध के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आनंद और ईशा राव द्वारा पीछा किए जाने पर भूतापीय वेंट में उतरते हैं। पुरातत्व के अपने ज्ञान और प्राचीन विद्या की ईशा की समझ का उपयोग करते हुए आनंद क्रिस्टल को सक्रिय करता है, जिससे ऊर्जा की वृद्धि होती है। हालांकि ऊर्जा एक हथियार का खुलासा नहीं करती है, बल्कि स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा का एक स्रोत है जो पूरे क्षेत्र को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। क्रिस्टल एक भूतापीय वेंट से ऊर्जा का दोहन करता है और इसे स्वच्छ प्रयोग करने योग्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राव क्रोधित होकर क्रिस्टल को जब्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है और गहराई में गायब हो जाता है। राव क्रिस्टल की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से अभिभूत हो जाता है और वेंट में गिर जाता है। आनंद अब संशयवादी नहीं है, अपना जीवन द्वारका की रक्षा करने और उसके ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने के लिए समर्पित करता है। ईशा अपने भाग्य को पूरा करते हुए क्रिस्टल की संरक्षक बन जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि उसकी शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जाए। पता चलता है कि राव के संगठन को स्वच्छ ऊर्जा की संभावना से खतरे में पड़ने वाली तेल कंपनियों के एक संघ द्वारा वित्त पोषित किया गया था।